सारे के सारे मुख्यमंत्री, तो 19 मुख्यमंत्री में से 6 जो है पिछड़े हैं और दलित हैं, और सारे जो है खड़ा करने का गुण सिखा दिया, बोलने का गुण सिखा दिया, वो ताकत दी, लेकिन कमाने का हक। इसके बाद अभी तो नहीं दिया, आप वोट ले लेंगे हमारे नाम पर या हमारे समुदाय के नाम पर, लेकिन आप मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो वो कम्युनिटी आपको एक बार आप उन जातियों के साथ तो बहुत मुश्किल है जो पावर को बैठे करते हैं। और बिहार में जो 3 जातियां हैं, अब उनमें राजनीतिक चेतना आ गई ना, अब उनको पार्टिसिपेशन इसी चेहरा कौन मैंने दिख रहा है जो मुख्यमंत्री बन सकता है? जैसे के बाद उनके बेटा बेटी जो होंगे वो बन गए। वो उधर फिक्स है। सबसे पहले कि हम केवल कह रहे हैं कि हम 36% है, इस बिहार पे हम पॉलिटिक्स ले लेंगे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बिहार में विधानसभा चुनाव की लगभग रणनीति शुरू हो गई है, तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं, और प्रश्न यह है कि बीते 3 दशक से लगभग लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, यानी ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा। अब जब चुनाव आएगा, हो रहा है 2025 में जब चुनाव होना है, तो बिहार में एक परसेप्शन बन गया है कि ओबीसी ही मुख्यमंत्री होगा। तो ओबीसी का अगला चेहरा कौन हो सकता है, कौन दिख रहा है दूर दूर तक, और ओबीसी को लाभ क्या मिला नीतीश और लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, और मैं उपेंद्र कश्यप, और मेरे साथ हैं जेएनयू के कैंपस में पंकज चौरसिया जी, काफ़ी बड़ा नाम है, रिसर्च स्कॉलर हैं और काफ़ी लिखते रहे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छपते हैं। ओबीसी पर काफ़ी इन्होंने काम किया है। केसी त्यागी एक बड़ा नाम है, उनके साथ भी इनके आलेख काफ़ी छपते हैं प्रतिष्ठित अखबारों में। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। पंकज भाई, आपका हम स्वागत करते हैं। लालू प्रसाद यादव से पहले भी ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने खुद को मजबूती से स्थापित किया, और अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव जितना मजबूत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई मायनों में नहीं रहे, खासकर कास्ट के मुद्दे पर। तो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने, ये और बात है कि पति पत्नी। फिर उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तो ओबीसी को क्या मिल गया? ये जो देश में ओबीसी चर्चा होती है, राहुल गांधी चर्चा करते हैं, नरेंद्र मोदी खम ठोक के कहते हैं कि हमसे बड़ा कौन ओबीसी। बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो ओबीसी को क्या लाभ मिला? जितना मैंने रीडिंग किया और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इससे पहले जब देश की आज़ादी के बाद, मतलब 1952 के बाद जो पॉलिटिक्स हो रही थी, वो हो रही थी मुस्लिम, दलित और एलिट ब्राह्मण। तो यही तो कांग्रेस का यही कांग्रेस का कॉम्बिनेशन है, और इसी पैटर्न पे पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। इसके बाद आप देखेंगे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन में किसान एक मुद्दा उभर का आता है किसानों का, और किसान वाली जो जातियां हैं वो किसी भी कम्युनिटी से, स्पेशली ओबीसी की हम कह सकते हैं, तो वो लोग एक मुद्दा बीच में एक घोड़ा लेकर आए, और उसका जो वाहक है वो चौधरी के रास्ते। तो एक मुद्दा ये शुरू हुआ, और वहीं से ओबीसी पॉलिटिक्स पर सेंट्रिक होती है, लेकिन वो पूर्णतः ओबीसी सेंट्रिक नहीं पॉलिटिक्स। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी ने अपनी आइडेंटिटी असर्ट करना शुरू कर दिया कि मैं भी दिख रहा हूँ, और हर जगह की और लिस्ट निकालना शुरू कर दिया कि हमारे विभाग में या हमारे मिनिस्ट्री में या हमारे कैबिनेट में इतने लोग जो हैं ओबीसी मिनिस्टर्स हैं, और नाम गिनाए बाकायदा, और अपनी आइडेंटिटी बार बार असर्ट करना। और ओबीसी का जो एक छोटा जो एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको आप बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट कर रहा है, और ओबीसी ही पूरा लगभग पूरा जो है बीजेपी को वोट कर रहा है इस समय। तो ये अब जब बार ये बड़ा हिस्सा है, तो सारी पार्टियों की नज़र ओबीसी वाला एक सेक्शन है कि इनके बिना अब वोट हम सरकार नहीं कर सकते। तो ये आइडेंटिटी, ये जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है वो नरेंद्र मोदी की वजह से। अब इसके बाद देखा कि ये वोट कैसे आएगा, तो आप इनके मुद्दे बोलना शुरू करें। तो राहुल गांधी का जो इनके पार्टी का जो अधिवेशन होता है रायपुर में, उन्होंने बोला कि हम पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को 50% हम स्पेस देंगे अपने पार्टी के अंदर। अभी तो वो फुलफिल दिया तो नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने कास्ट सेंसस का मुद्दा पूछा था। कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो चुका है, अब तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तो आप लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो आपका जो पहला का जो पोस्ट होती है वही बेकार है आपका। तो लोग ट्रस्ट क्यों करें? आप ही के पापा ने, पिताजी ने ओबीसी रिजर्वेशन पे सबसे लंबा भाषण दिया राज्यसभा संसद के अंदर, वो भी दिया डॉक्यूमेंटेड, सबसे बड़ा ओबीसी पे। लेकिन ये अगर चेंजेस आ रहा है तो हमें स्वागत करना चाहिए राहुल गांधी इन सब लोगों का, लेकिन वो उनका हमें बैक हिस्ट्री जो है वो नहीं बोलना चाहिए। बैक हिस्ट्री भी नहीं बोलना चाहिए, और वर्तमान भी तो नहीं कर रहे हैं ना, न जाति सर्वे का रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, न अपनी पार्टी में ओबीसी को दे रहे हैं। तो ये जो ओबीसी, दूसरा जो आप बिहार को लेकर पूछ रहे हैं, आप जहाँ तक अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था प्रभात खबर में, आप लिखा था, तो उसमें मैं देख रहा था कि 2000 के पहले बिहार में कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, और उस सारे मुख्यमंत्री में से कितने पिछड़े और दलित मुख्यमंत्री। तो मैंने पाया था कि 6 मुख्यमंत्री, 6 या 9 शायद, तो उसमें 6 होंगे या 9 होंगे, उसमें 6 और 9 जो है वो दलित और पिछड़े हैं, और सारे के सारे मुख्यमंत्री, तो 19 मुख्यमंत्री में से 6
जो है पिछड़े हैं और दलित हैं, और सारे जो हैं अपर कास्ट में। यूपी में हमने देखा तो यूपी में 14 मुख्यमंत्री बने, 14 में मात्र 2 मुख्यमंत्री जो पिछड़े समाज से हैं। अगर उस समय देखा जाए चौधरी शरण सिंह की अगर ओबीसी में जोड़ दें तो 2 हैं, अदरवाइज केवल मुलायम सिंह अकेले हैं जो पिछड़े मुख्यमंत्री से कल्याण सिंह उसके बाद। तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे तो हाँ, अभी जो पॉलिटिक्स बिल्कुल सेंट्रिक है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि पिछड़ों के नाम पर क्या 2 ही जातियाँ और 2 ही परिवार बिहार के हमेशा मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, उन्हीं के घर में पॉलिटिक्स रहेगी। नीतीश कुमार कुर्मी जात से, लालू यादव जात से, और इसके बाद उनके बेटा बेटी। लेकिन नीतीश के बाद ये एक तो ये क्रेडिट नीतीश को जाएगा कि उन्होंने कोई अपना किसी वंश परंपरा को नहीं आगे बढ़ाया, ये क्रेडिट तो नीतीश कुमार को हमेशा जाएगा। बात रही कि उन्होंने क्या दिया है, तो ठीक है, कुछ बहुत सारे इनके क्रिटिसाइज लालू यादव के नीतीश कुमार के किए जा सकते हैं, लेकिन लालू यादव ने एक वॉइस तो दिया है, लेकिन वॉइस के पीछे डेवलपमेंट नहीं है, और जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा ये वॉइस का कोई मतलब नहीं। उसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपने कॉलर खड़ा करने का गुण सिखा दिया, बोलने का गुण सिखा दिया, वो ताकत दे, लेकिन कमाने का हक छीन लिया। हाँ बिल्कुल, सबसे तरक्की का अधिकार छीन लिया। क्राइम उनके पीरियड में सबसे ज़्यादा है। अपर कास्ट को हम छोड़ दिए, अपर कास्ट के मुख्यमंत्री बने उसमें क्राइम, लेकिन उनके पीरियड में भी सबसे ज़्यादा क्राइम है। और क्राइम कौन कर रहा है वो भी डॉक्यूमेंटेड है, किस कम्युनिटी के लोग क्राइम कर रहे हैं और कैसे क्राइम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से, उस पर सत्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त। तो ये जो चीज़ें हैं उसका भुगतान अभी भी लालू यादव कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने परिवारवाद थोप दिया पूरे बिहार राजनीति पर, उसका भी भुगतान कर रहे हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि नीतीश और लालू, और अब लालू के तरफ से तो तेजस्वी दिख रहा है, नीतीश के तरफ से शून्यता है या कोई दिख रहा है? नहीं, नीतीश के बाद कम्युनिटी का नीतीश के बाद जाना तो तय है नीतीश का, चाहे 25 में जाए चाहे 30 में जाए। नीतीश के बाद अभी तो नहीं दिख रहा है कि कोई उनकी लीगेसी को कोई कैरी ऑन कर पाएगा। भाजपा की तरफ से, भाजपा की तरफ पूरे इंटायर एनडीए की तरफ से, जो बिहार को जितना मैं समझ पाता हूँ, बिहार और यूपी दोनों पड़ोसी जरूर हैं, लेकिन दोनों की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार में जो पॉलिटिक्स हो सकती है वो यूपी में नहीं हो सकती, बिहार में जरूर है कि हमेशा बीजेपी को कोई ना कोई वहाँ का रीजनल पार्टी चाहिए ही चाहिए जो नीतीश उनको मिले। लेकिन जब नीतीश चले जाएंगे तो आप ओबीसी का वहाँ वोट ले लेंगे और ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। मतलब बिहार में ओबीसी ही मुख्यमंत्री बनेगा अगर एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी को बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो सरकार बहुत ज़्यादा दिन, मान लो आ भी जाते हैं बीजेपी वाले गवर्नमेंट चुन के, तब भी बहुत दिन तक वो सरकार चला नहीं पाए, क्योंकि वो इसके बाद वो चले जाएंगे। लेकिन अगर हम आप यूपी का जिक्र किए कई बार, तो यूपी में तो ये उदाहरण है, केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, सत्ता आई तो केशव प्रसाद मौर्य को किनारे कर दिया गया और किसी ओबीसी का चेहरा सामने नहीं आया। मनोज झा का नाम आया था, तो कौन कौन का नाम आया था, कई लोग नाम आए, सभी सवर्ण थे, अंततः सवर्ण को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। अभी हाल में विवाद हुआ, तो ये भी तो हो सकता है कि किसी ओबीसी के चेहरे को बीजेपी आगे करे और जब सत्ता प्राप्त कर ले तो किसी दूसरे को बिठा दे, सवर्ण कम्युनिटी के लोगों को बिठा दे। सम्राट चौधरी को उन्होंने आगे किया ना बिहार में, उसका ट्रांसलेशन भी देख लिया कि एक भी कुशवाहा लोगों का वो समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए जो पहले जेडीयू को मिलता था या बीजेपी को मिलता था। बिहार यूपी में आज केशव प्रसाद मौर्य को आपने सामने किया, आज स्थिति क्या है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, बिहार यूपी के अंदर कन्फ्रंटेशन चल रहा है 2-3 लीडर्स के बीच, स्पेशली योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जो सामने तो नहीं आता लेकिन सबको पता है कि कन्फ्रंटेशन उनके बीच, और उसका भुगतान उन्होंने जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें उनको पे करना पड़ा। तो कन्फ्रंटेशन तो है कि आप वोट ले लेंगे हमारे नाम पर या हमारे समुदाय के नाम पर, लेकिन आप मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो वो कम्युनिटी आपको एक बार आपको बर्दाश्त करेगी, दूसरी बार आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी भी तो आरोपित है। अगर मान लीजिए सम्राट चौधरी को आपने डिप्टी सीएम बनाया, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और तब भी वो किसी कुशवाहा को लोकसभा सीट नहीं दिला सकते, तो फिर कुशवाहा उनके साथ क्यों जुड़ेगा? यही सिंबल की ये जो राजनीति है ना, लगता है कि हम इनको, इस आदमी को, एक एमिनेंट आदमी को अगर हम ले आएंगे तो सारा वोट जो है या इस कमेटी का वोट हमें मिल जाएगा। ये बहुत उन जातियों के साथ तो बहुत मुश्किल है जो पावर को प्रैक्टिस करते हैं, और बिहार में जो 3 जातियां हैं वो पावर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है ओबीसी के अंदर, कुर्मी, कोयली और यादव। तो ये कभी भी आप नहीं कह सकते कि हम एक यादव खड़ा कर देंगे उसके पीछे सारे यादव को, जैसे मोहन यादव को खड़ा करके आपको लग रहा था कि यूपी और बिहार के सारे यादव को हम हैंडल कर लेंगे, पॉसिबल है, क्योंकि ये जातियाँ कभी भी अब कंसोलिडेटेड होकर किसी पार्टी का रीजनल लेवल पर एक पार्टी कंसोलिडेटेड होकर वोट करती हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं जो 19 के दशक में। अब उनमें राजनीतिक चेतना आ गई ना, अब उनको पार्टिसिपेशन चाहिए, उनको ठेकेदारी भी चाहिए, उनको गवर्नमेंट में नौकरी भी चाहिए, उनको हर जगह पार्टिसिपेशन चाहिए। पार्टिसिपेशन बिना पावर के तो पार्टिसिपेशन आपको मिल नहीं सकता। आपको ठेकेदारी करना है, मान लीजिए आप यादव हैं, ठेकेदारी करना है तो सरकार बीजेपी की, या बिना उनको वोट दिए, बिना सपोर्ट किए आप ठेका मिल सकते हैं।
इम्पॉसिबल। अगर मान लीजिए कि बीजेपी या एनडीए नीतीश कुमार की मान लीजिए 25 में नहीं चली, हालांकि काल्पनिक प्रश्न है, अगर मान लीजिए कि एनडीए की स्थिति सरकार बनाने जैसी होती है और भाजपा इतनी ताकत पाले कि वो किसी को सीएम बनाए, तो उसके तरफ से ओबीसी चेहरा कौन मैंने दिख रहा है जो मुख्यमंत्री बन सकता है या बनाया जा सकता है? अभी ये है कि पहली बात तो है कि बीजेपी की जो टैक्टिक रही है शुरू से, वो हमेशा डोमिनेंट जो पॉलिटिक्स है या डोमिनेंट जो बात है उसके खिलाफ रही है। आप सारे यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, हमें कहीं भी देख लीजिए। झारखंड में हाँ, भी वही तो वो ये तो तय है कि अगर मान लो जैसे आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर उसको हम डील भी करते हैं तो कभी भी बीजेपी कुर्मी नहीं बनाएगी, अच्छा यादव नहीं बनाएगी, तो ऐसे लोगों को बनाएगी जो जिसको कोई जानता नहीं, उसकी हमेशा है। हाँ, लेकिन यादव और कुर्मी नहीं तो फिर कोई भी बन सकता है। कोयरी अभी तक मुख्यमंत्री वहाँ बहुत लंबे समय से नहीं है तो बना सकता है, लेकिन समर्थन प्राप्त करना उनके कोयरी के दम पे पूरा बिहार का अति पिछड़ों का स्पेशली पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें भी क्लास डिफरेंस है कि जो कोयरी है वो बिलोंग करता है ओबीसी से, और जो वोट बैंक है सबसे बड़ा वो है अति पिछड़ा जो बिलोंग करता है ईबीसी से, और उसमें डिफरेंसेस दिखेगा। तो इतना आसान नहीं है। हाँ, कोयरी को आप कुछ कर सकते हैं एक बड़ी संख्या, लेकिन दो सबसे बड़ा जो एक हिस्सा है 36% का 37% का, उसको आप कैसे डील करें? तो उसी 36-37% में मैंने गैर यादव, गैर कुर्मी, गैर कोई ओबीसी या मतलब अति पिछड़ा चेहरा को सीएम बैठा दो। अभी तो एक पिछली बार बनाया था कि अति पिछड़े को डिप्टी सीएम, इस बार तो वो भी लेकर नहीं आए और देखा कि सीट भी कम हुआ है और इतनी उनको नुकसान भी झेलना पड़ा। तो उनके हो सकता है अभी तो ना बीजेपी के पास कोई चेहरा दिख रहा है और ना जेडीयू के पास कोई चेहरा दिख रहा है। नीतीश के बाद जदयू में भी कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, बीजेपी में भी नहीं, बीजेपी में भी, और राजद में सीट फिक्स है। राजद में तो फिक्स है कि वो मुख्यमंत्री अगर बनने की स्थिति आई तो तेजस्वी बने, के बाद उनके बेटा बेटी जो होंगे वो बन जाए, वो उधर फिक्स है। उधर फिक्स है। तो ओबीसी को जब कुछ मिला ही नहीं तो ओबीसी अब करे क्या? जैसे एक बड़ा तबका है जो आप 35-36% की बात कर रहे हैं, एक प्रश्न यह भी अब उठने लगा है कि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो भाजपा की राजनीति को पसंद नहीं करता, लेकिन वो राजद की भी राजनीति को पसंद नहीं करता। तो वो जातियों का जो समूह है वो किसको वोट करे? उसको परिवारवाद भी पसंद नहीं है और भाजपा का जो नीति है वो भी पसंद नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? कहने को तो 36% वो भी है, जैसे हम ओबीसी कहते तो हैं, तो कहने को तो हम सबसे बड़ी संख्या या ग्रुप में हैं, लेकिन वो इतना हम इस क्लास के बीच में इतना हेट्रोजीनियस है ना कि उसको कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल काम है। तो उस ईबीसी में भी वो कहने को तो संख्या में 36% है, लेकिन उनके बीच में भी बहुत सारे डिफरेंस है। उसमें आर्टिजन कम्युनिटी भी है, उसमें वेबरिंग कम्युनिटी भी है, उसमें गार्डनिंग कम्युनिटी भी है, उसमें सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो उन सारे जो क्लासेस के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें बनिया लोग भी हैं, ट्रेडर भी हैं छोटे छोटे, तो उनके मुद्दे अलग हैं। तो वो अभी सबसे पहले उनको कंसोलिडेट होना पड़ेगा, किसी एक ग्राउंड पर उनको एक साथ आना पड़ेगा। इसके बाद ही किसी उससे वो फाइट कर सकते हैं। उससे पहले कि हम केवल कह रहे हैं कि हम 36% है इस बिहार पे हम पॉलिटिक्स ले लेंगे, पॉसिबल नहीं। एक पॉलिटिक्स ऐसे कहने मात्र से होती नहीं, उसके लिए आपको समीकरण बनाने पड़ते हैं, और समीकरण बनाने के पहले आपको ग्राउंड पर कुछ ना कुछ एक कॉमन बेस तैयार करना पड़ता है, जो अतिथियों के अंदर अभी है नहीं। कैसे आएगा? वो आएगा, आप कम से कम 10-15 साल उस पर वर्क करना पड़ेगा, इसके बाद ही आएगा। वर्क कौन करेगा? वर्क जो इसको पॉलिटिक्स को कैरी ऑन करना है, पॉलिटिक्स को आगे ले जाना है, पिछड़ों को, वो करेगा। समुदाय के लोग आगे नहीं आएंगे। समुदाय के लोग कैसे आएंगे? उनके पास ना समुदाय के लोग आना भी चाहें तो नहीं आ पाएंगे इतनी आसानी से, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। जिसके पास थोड़ा पैसा भी है तो वो बिजनेस में जाना चाहता है या अपने चीज़ों में बिजी रहना चाहता है। जिसको पॉलिटिक्स करना है उसको 10 साल तो कम से कम देना पड़ेगा, और एक दिन में पॉलिटिक्स बदलती भी नहीं। हर एक पॉलिटिक्स का या एक आइडियोलॉजी का 30-40 साल का एक समय होता है, उसके बाद ही वो सिचुएशन पॉइंट पे आता है। आरक्षण जो मंडल कमीशन था उसका 30 वर्ष से आप देख रहे हैं ना, समीकरण बदल गए ना पूरे। यूपी में ही देख लीजिए ना, इसलिए सोचा था कि बीजेपी 2 टर्म आएगी, इतनी मेजोरिटी के साथ आएगी। अगर अति पिछड़ा होता तो बीजेपी वहाँ भी आसानी से नहीं आ पाती। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जरूर होती है यूपी के अंदर, लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से नहीं आ पाती जितनी आसानी से यूपी के अंदर आती है। बिहार में देखा कि वहाँ सब कैटेगराइजेशन 1978 से लागू है, इसलिए बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर वहाँ लागू ना होता तो बीजेपी वहाँ पहले बहुत आसानी से पहुँच सकती। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार में कौन दूसरा पिछड़ा या अति पिछड़ा चेहरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने आएंगे। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद पंकज भाई।